国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की नीति कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। एपेक डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री स्तरीय बैठक ने चंगदू वक्तव्य पारित किया। चीन अमेरिका युवा भविष्य पर चर्चा कार्यक्रम संपन्न हुआ और भारत स्थित चीनी दूतावास ने सत्कार समारोह का किया आयोजन। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर 2026 एपेक मंत्री स्तरीय बैठक 23 जुलाई को चीन के चंगदू शहर में आयोजित की गई। बैठक में डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर 2026 एपेक मंत्री स्तरीय वक्तव्य को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें एशिया प्रशांत समुदाय में डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने पर सहमति बनी। साथ ही भविष्य में डिजिटल और एआई के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए एपेक के लिए एक कार्य ढांचा स्थापित किया गया। डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मंत्री स्तरीय बैठक एपेक ढांचे के अंतर्गत होने वाली महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल और सूचना व संचार के क्षेत्र में आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियां एशिया प्रशांत समुदाय को सशक्त बना रही हैं विषय पर आयोजित इस बैठक में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया गया ताकि विकास में डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी की भूमिका को मजबूत करने, सार्वभौमिक और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और डिजिटल समावेशन व डिजिटल कौशल संवर्धन का समर्थन करने जैसे विषयों पर चर्चा की जा सके। उधर चीन और आसियान के सदस्य देशों ने 22 जुलाई को फिलीपींस के मनीला में चीन आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। उसके बाद चीन और आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने मध्य पूर्व क्षेत्र में बदलते हालात के अपने क्षेत्र पर पड़ने वाले असर का मुकाबला करने और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग मजबूत करने पर संयुक्त बयान जारी किया। दोनों पक्षों ने कहा कि चीन और आसियान समान दिलचस्पी वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने में जुटे हैं और खुले, समावेशी, अनवरत व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध विकास वाले क्षेत्र का निर्माण करने में प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्ष विकसित होते क्षेत्रीय ढांचे और आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र और मंच में आसियान के मुख्य स्थान का समर्थन करते हैं। आसियान दोनों पक्षों के बीच मजबूत सहयोग करने में चीन के प्रयास को मान्यता देता है। आसियान ने इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण घर, सुरक्षित घर, समृद्ध घर, सुंदर और दोस्ताना घर बनाने में चीन की पहल पर ध्यान दिया है। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, आसियान चार्टर, दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निर्धारित विचारधारा, साझा मूल्य और मापदंड को दोहराया है। दोनों पक्ष समझते हैं कि मध्य पूर्व क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात का प्रभाव फैल रहा है, जो आम लोगों की जीवन सुरक्षा, क्षेत्रीय और विश्व शांति व स्थिरता और व्यापार, निवेश, ऊर्जा व अनाज सुरक्षा जैसे आर्थिक गतिविधियों के लिए गंभीर खतरा है। दोनों पक्षों ने वार्ता और कूटनीति के जरिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का समाधान करने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों पक्षों ने सहमति कायम की है कि दोनों पक्ष चल रहे सभी राजनयिक संपर्कों का स्वागत करते हैं। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करते हैं। दोनों पक्ष चीन और आसियान के बीच ऊर्जा नीति पर आदान प्रदान और व्यावहारिक सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं। उधर 2026 चीन अमेरिका युवा भविष्य पर चर्चा कार्यक्रम 3 जुलाई को अमेरिका के वॉशिंगटन में शुरू हुआ और 23 जुलाई को चीन की राजधानी पेजिंग में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 23 जुलाई की दोपहर को पेजिंग में चीन अमेरिका युवा भविष्य पर चर्चा कार्यक्रम संपन्न किया गया। चीन और अमेरिका के 20 से अधिक विश्वविद्यालयी छात्रों ने दोनों देशों में अलग अलग जगहों पर की गई समर रिसर्च और फील्ड ट्रिप से मिली जानकारियों का आपस में आदान प्रदान किया। दोनों देशों के युवाओं ने वॉशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विषयक मंच और राजनयिक सिमुलेशन गतिविधि में हिस्सा लिया। साथ ही मोंटाना में पर्यावरण संरक्षण और मूल निवासियों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल की।
दूसरे चरण में दोनों देशों के युवा चीन पहुंचे और जिन्होंने चीन के यूनान प्रांत के खुनमिंग और ताली आदि शहरों का दौरा किया। वहां उन्होंने स्थानीय खेती बाड़ी को देखा, पारंपरिक चाय संस्कृति का अनुभव किया और ऐतिहासिक व प्राचीन गांवों का भ्रमण किया। आखिर में वे बीजिंग पहुंचे। 3 हफ्तों के फील्ड विजिट और लगातार साथ रहने के दौरान ग्रुप के सदस्यों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। उधर 23 जुलाई को अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के पेंसिल्वेनिया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2026 अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में चीनी गणितज्ञ तंग यू और वांग होंग को फील्ड्स मेडल मिले। तंग यू को आंशिक अंतर समीकरण में असाधारण कार्य के लिए यह मेडल प्रदान किया गया, जबकि वांग होंग को हार्मोनिक विश्लेषण और ज्यामितीय माप सिद्धांत पर श्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तंग यू ने मेडल मिलने के बाद मीडिया को बताया कि यह मेरे लिए बड़ा सम्मान है। यह न सिर्फ व्यक्तिगत मान्यता देता है, बल्कि मेरे काम में और मैं और सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से पूरे किए गए काम और संभावना क्षेत्र की मान्यता है। उन्होंने मीडिया से कहा कि यह मेरे और मेरे सहयोगियों के लिए बड़ा महत्व रखता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। गौरतलब है कि दोनों गणितज्ञ पेइचिंग विश्वविद्यालय के गणित कॉलेज से पढ़ाई कर चुके हैं। तंग अब अमेरिकी शिकागो विश्वविद्यालय के गणित विभाग के प्रोफेसर हैं और वांग फ्रांस के इंस्टीट्यूट डेज हॉर्स एटीट्यूड साइंटिफिक और अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कूरेंट इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। ध्यान रहे कि फील्ड्स मेडल्स हर 4 साल में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें विजेताओं की आयु 40 वर्ष से कम होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय गणित क्षेत्र में सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक माना जाता है, जो गणित जगत के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी विख्यात है। उधर चीन ने 23 जुलाई की रात 8 बजे दक्षिण चीन में स्थित शीछांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट वाहक से सफलतापूर्वक थिनलेन 206 उपग्रह प्रक्षेपित किया। उपग्रह सुचारू ढंग से निर्धारित कक्षा में पहुंचाया जा चुका है। थिएनचेन 206 उपग्रह का मुख्य प्रयोग डेटा रिले और ट्रैकिंग व नियंत्रण सेना मध्यम और निम्न पृथ्वी कक्षा संसाधन उपग्रह में किया जाता है। यह लॉन्ग मार्च श्रृंखलात्मक रॉकेट वाहकों की 658वीं उड़ान थी। उधर भारत स्थित चीनी दूतावास ने 21 जुलाई को दिल्ली में चीनी जनमुक्ति सेना की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सत्कार समारोह का आयोजन किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मित्रवत व्यक्ति, भारत स्थित विभिन्न देशों के दूत और सैन्य अधिकारी, चीनी वित्त पोषित उद्यम, भारत में रह रहे चीनी और प्रवासी चीनी, छात्रों और मीडिया संगठनों के प्रतिनिधि समेत लगभग 400 मेहमान इसमें उपस्थित हुए। इस मौके पर चीनी राजदूत शी फेइहुंग ने कहा कि चीन दृढ़ता से शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर चलता है और हमेशा विश्व शांति का निर्माता रहा है, विश्व विकास का योगदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रक्षक है। चीन और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं, दोनों बड़े विकासशील देश हैं और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य देश भी। अच्छे पड़ोसी, मिलनसार दोस्त और पारस्परिक उपलब्धि वाले साझेदार बनने से न सिर्फ दोनों देशों के लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका सक्रिय असर होगा। चीन भारत के साथ व्यवहारिक कदमों के जरिए नेताओं के बीच संपन्न अहम सहमतियों का कार्यान्वयन करने की प्रतीक्षा में है, ताकि चीन भारत संबंधों का बेहतर विकास हो सके। चीन ब्रिक्स के अध्यक्ष देश के तौर पर भारत के कार्यों का समर्थन करता है और संबंधित पक्षों के साथ ब्रिक्स व्यवस्था का विकास बढ़ाना चाहता है। उधर सेना अधिकारी रियल एडमिरल यू चेनहाई ने कहा कि पिछले 99 सालों में चीनी जनमुक्ति सेना ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जनमुक्ति और राष्ट्रीय समृद्धि साकार करने में अमर उपलब्धियां स्थापित की हैं। दुनिया और युग में बदलाव के सामने चीनी सेना राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तुत वैश्विक सुरक्षा पहल का कार्यान्वयन करते हुए बड़े देश की सेना की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को पूरा करेगी और विश्व शांति व स्थिरता बनाए रखने की मजबूत ताकत बनेगी। उधर भारत के जहाजरानी महानिदेशालय ने 23 जुलाई को एक सुरक्षा नोटिस जारी किया है, जिसमें भारतीय ध्वज वाले और भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाजों को काला सागर में नौकायन करते समय अधिकतम सतर्कता बनाए रखने की याद दिलाई गई है। इस नोटिस में कहा गया है कि काला सागर में प्रवेश करने से पहले जहाजों को सुरक्षा जोखिम का मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें जहाजों को यह भी याद दिलाया गया है कि वे भारतीय जहाजरानी महानिदेशालय या अन्य सरकारी विभागों द्वारा जारी सभी नोटिसों की लगातार निगरानी करें और उनका पालन करें। भारत के जहाजरानी महानिदेशालय का कहना है कि इस साल अप्रैल से अब तक काला सागर में भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले जहाजों पर हमले की 10 घटनाएं हुई हैं। रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ
चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको कहावत से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी, यानी छू राज्य के लोकगीत से हार मानने की कहानी, जिसका शीर्षक है चारों तरफ है छू राज्य का लोकगीत। इसे चीनी भाषा में सीमिया शोक कहा जाता है। इसमें सीमिया का अर्थ है चारों तरफ, जबकि शू राज्य का नाम है और क का मतलब है गीत। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीमियन शू का मतलब है चारों तरफ गूंजता है छू राज्य का लोकगीत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यह कहानी। दो ईस्वी पूर्व में चीन के प्रथम एकीकृत सामंती राजवंश छिन राजवंश की स्थापना हुई। लेकिन चीन के एकीकरण के बाद छिन राजवंश के सम्राट छिन शी हुआंग तानाशाही निरंकुश और अहंकार से भर निकले। अपने सुख भोग के लिए छिन शी हुआंग ने बेशुमार धन दौलत खर्च कर आलीशान राजमहल और मकबरा बनवाया और हुन के आक्रमण को रोकने के लिए लंबी दीवार का निर्माण करवाया। छिन राजवंश के शासक प्रजा का बेरहमी के साथ शोषण करते थे, जिससे प्रजा में उसके विरुद्ध लगातार विद्रोह भड़क उठा। इस तरह 15 साल के बाद ही छिन राजवंश का तख्ता पलट गया और राज्य सत्ता छीनने के लिए उसमें मुख्यतः दो शक्तिशाली सेनाएं रह गई। एक सेना प्राचीन चीन के मशहूर राजा शियांग की थी और दूसरी सेना उपरांत के हान राजवंश के संस्थापक ल्यूपियांग की थी। दोनों सेनाओं के बीच राज्य सत्ता छीनने के लिए भीषण युद्ध हुए। शुरुआत में शियांग की सेना बहुत सशक्त थी। राजा शियांग एक बहादुर योद्धा था, लेकिन वह बेहद घमंडी और तानाशाही रवैये वाला था। जबकि ल्यूपियांग शुरू में एक छोटे पद का अधिकारी था। वह चालाक था, पर वह दूसरे लोगों को अपने उद्देश्य के लिए वशीभूत करने में कुशल था। छिन राजवंश का तख्ता पलटने के संघर्ष में दोनों सेनाओं के बीच गठबंधन कायम हुआ था। दोनों में भाइयों का रिश्ता भी बना, किंतु छिन राजवंश को खत्म करने के बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। शियांग शक्तिशाली था। उसने खुद को पश्चिमी छू राज्य का राजा घोषित किया, जिसका स्थान सम्राट के बराबर था। उसने ल्यूपियांग को हान राजा नियुक्त किया, जो स्थानीय राजा के तुल्य था। अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए ल्यूपियांग ने शियांग को शासक मान लिया, लेकिन गुप्त रूप में वह विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करने तथा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसकी शक्ति शियांग के बराबर हो गई। सत्ता पर कब्जा करने के लिए शियांग और ल्यूपियांग के बीच कई सालों तक युद्ध चला। एक बार शियांग ने ल्यूपियांग की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया और ल्यूपियांग के पिता और पत्नी को भी पकड़ा। ल्यूपियांग के पिता और पत्नी को बंधक के रूप में इस्तेमाल कर शियांग ने ल्यूपियांग से आत्मसमर्पण की मांग की, वरना उन दोनों को जान से मारकर शोरबा बनाने की धमकी भी दी। किंतु ल्यूपियांग ने बड़ी चालाकी का परिचय देते हुए कहा, छिन राजवंश के विरुद्ध युद्ध के समय हम दोनों भाई थे। मेरे पिता आपके पिता हैं। अब आप हमारे पिता का शोरबा बनाना चाहते हो तो बनाओ। एक प्याला शोरबा मुझे भी दे देना। ल्यूपियांग की इस प्रकार की चालाकी पर शियांग कुछ न कर सका। उसे ल्यूपियांग के पिता और पत्नी को वापस लौटाना पड़ा। कई सालों के युद्ध के बाद शियांग की शक्ति कमजोर होती गई।
अंत में दोनों सेनाओं के बीच कायसिया नाम की जगह निर्णायक लड़ाई हुई। इस समय लुईपांग की विशाल सेना ने xiang yue की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। फिर भी xiang yue के पास 1,00,000 सैनिकों की सैन्य टुकड़ी थी। लुईपांग की सेना के लिए युद्ध जीतना कोई आसान काम नहीं था। एक रात घेराबंदी में फंसी xiang yue की सेना को चारों ओर परिचित गीत की धुन सुनाई पड़ी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि यह गीत उनकी जन्मभूमि शू राज्य का लोकगीत है। यह गीत लुईपांग की सेना सुन रही थी। xiang yue और उसकी सेना सहम उठी। उन्हें लगा कि लुईपांग की सेना ने उनकी जन्मभूमि शू पर कब्जा कर लिया है और उनके बहुत से रिश्तेदारों और गांव वासियों को पकड़कर यहाँ लाए हैं। इस परिचित गीत से xiang yue के सैनिकों को घर की याद आई। उनका मनोबल एकदम पस्त हो गया और अधिकांश सैनिक युद्ध से भाग गए। 1,00,000 की सेना अंत में मात्र 500-600 रह गई। असल में यह गीत लुईपांग के सैनिक सलाहकार द्वारा चली एक चाल थी। xiang yue की सेना को मनोबल से हराने के लिए उसने अपनी सेना के द्वारा शू राज्य का दुख भरा लोकगीत चलाया था। कायसिया के युद्ध से xiang yue की सेना पूरी तरह नष्ट हो गई और खुद xiang yue ने आत्महत्या कर ली। लुईपांग ने देश पर विजय कर हान राजवंश की स्थापना की। दोस्तों, शू राज्य के लोकगीत से हार मानने की कहानी भी इस ऐतिहासिक कथा के साथ चीन के इतिहास में मशहूर हो गया और वह चारों तरफ है शू राज्य का लोकगीत के नाम से एक कहावत के रूप में चीन में बेहद प्रचलित हुआ। इसे चीनी भाषा में सीमियन छूक कहा जाता है। इसमें सीमियन का अर्थ है चारों तरफ, जबकि छू राज्य का नाम है और क का मतलब है गीत। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो सीमियन छूक का मतलब है चारों तरफ गूंजता है शू राज्य का लोकगीत। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए सुनते हैं एक और कहानी जिसका नाम है लुओयांग में कागज का दाम महंगा है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे कहावत से जुड़ी एक कहानी जिसका शीर्षक है लुओयांग नगर में कागज का दाम महंगा है। इसे चीनी भाषा में लुओयांग शहर कहा जाता है। इसमें लुओयांग शहर का नाम है और आज यह मध्य चीन के हेनान प्रांत में स्थित है, जबकि च का मतलब है कागज और क्वे का अर्थ है महंगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो लुओयांग क्वे का मतलब है लुओयांग में कागज का दाम महंगा है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। मुद्रण तकनीक की दृष्टि से अविकसित प्राचीन समाज में कविता और लेख पाठकों द्वारा कॉपी कर एक दूसरे को पढ़ने को दिए जाते थे। प्राचीन चीन के प्रसिद्ध साहित्यकार सुओस ने एक बेहद श्रेष्ठ आलेख लिखा था जो तत्कालीन कुलीन पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय था और उसे कॉपी कर एक दूसरे को सौंपा जाता था, जिसके कारण बाजार में कागज का दाम भी तेजी से बढ़ गया। सुओस का जन्म वर्ष 250 में हुआ था।
वह चीन के चिन राजकाल का साहित्यकार था। चीन 266 से 420 ईस्वी बाद तक का राजवंश था। शक्ल सूरत में स्वस थोड़ा कुरूप सा लगता था। बचपन में वह होशियार भी नहीं था। उसने चीनी लिपि कला और वाद्य कला सीखने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। अपने पिता के प्रोत्साहन से वह लगन से पढ़ने लगा और अंत में लेखन कला में पारंगत हो गया। उसके लेख बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक थे। 20 साल की उम्र में स्वस की छोटी बहन राजमहल में चुनी गई। इसके कारण उसका परिवार भी तत्कालीन चीन राजवंश की राजधानी लुओयांग आ गया। राजधानी में स्वस की मुलाकात उच्च वर्गों के कवियों और लेखकों से हुआ करती थी और उनसे सीखकर उसका लेखन स्तर बहुत ही उन्नत हो गया। अंत में उसने त्रिराजधानी महाकाव्य शीर्षक लेख लिखा, जिसका चीन के प्राचीन साहित्य इतिहास में अहम स्थान है। त्रिराजधानी महाकाव्य शीर्षक लेख स्वस ने 30 साल की उम्र में लिखा। लेख की भूमिका तत्कालीन मशहूर साहित्यकार हुआंग फोमी ने लिखी थी और लेख के लिए व्याख्या साहित्यकार चांग चाय ने लिखी थी। शुरू में यह लेख कला साहित्य क्षेत्र में कॉपी किया जाता था। धीरे धीरे लुओयांग के कुलीन वर्ग के लोग इसे कॉपी कर पढ़ने लगे और लेख लोकप्रिय हो गया। बड़ी संख्या में लोगों में कॉपिंग की जाने के कारण लुओयांग शहर में कागज की सप्लाई भी तंग हो गई। इससे बाजार में कागज का दाम लगातार बढ़ता चला गया। इसी के आधार पर लुओयांग में कागज महंगा होने की कहानी चीन के प्राचीन काल में मशहूर हो गई। त्रिराजधानी महाकाव्य वास्तव में तत्कालीन प्रचलित लेखन शैली में लिखा गया था। उसमें कथा, मुहावरों के प्रयोग तथा अक्षरों के अलंकार पर अधिक बल दिया जाता था और पढ़ने में इस शैली का लेख बेहद सुंदर, रोचक और मनमोहक था। स्वस ने त्रिराजधानी महाकाव्य लेख में चीन राजवंश से पहले के त्रिराज्यों यानी वै राज्य, शू राज्य और वू राज्य की राजधानियों का वर्णन किया था। यहाँ त्रिराज्य काल 220 से 280 ईस्वी बाद तक का समय था। त्रिराजधानी महाकाव्य लेख में वै राज्य की राजधानी लुओयांग, शू राज्य की राजधानी चंगतू और वू राज्य की राजधानी चियनखांग 3 भागों में बटा हुआ था। हर एक भाग में काल्पनिक व्यक्तियों के मुंह से तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों, सामाजिक व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादन उपजों का उल्लेख किया गया था। त्रिराजधानी महाकाव्य लेख की कला शैली अनुपम थी और लेख की विषय वस्तु भी प्रचुर और सार्थक थी। स्वस ने इस लेख के लिए ऐतिहासिक तथ्यों और कथा मुहावरों के अध्ययन में बहुत ज्यादा समय लगाया था। उसने खुद लेख में चर्चित स्थानों का दौरा कर जांच पड़ताल की ताकि लेख की विषय वस्तु सही साबित हो। लेखन की सामग्री तैयार होने के बाद उसने अपने घर के कमरों, आंगन और शौचालय तक कागज और कलम रखे ताकि जब कभी दिमाग में अच्छा वाक्य सोच निकला तो तुरंत ही कागज पर लिख दिया जाए। इस तरह की लगन और मेहनत से करीब 10 साल का समय खर्च कर त्रिमहानगर शीर्षक यह महान लेख प्रकाश में आया। त्रिराजधानी महाकाव्य लेख में व्यापक रूप से चीन के त्रिराज्य काल के सामाजिक जीवन का उल्लेख मिलता है, जिसमें तत्कालीन समाज के समान दिलचस्पी वाले विषयों का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसलिए उसका चीन के इतिहास में उच्च मूल्यांकन किया गया है। त्रिराजधानी महाकाव्य के अलावा स्वस ने बहुत से अन्य श्रेष्ठ लेख और कविताएं भी लिखी थी। उसके महाकाव्य इतिहास की याद में देश और जनता के प्रति अपने गहन ख्याल और ध्यान व्यक्त हुआ था, जो उत्तरवर्ती कवियों के लिए एक आदर्श मिसाल बना। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी चीन राजकाल में मशहूर साहित्यकार स्वस की कहानी, जिसका शीर्षक था लुओयांग में कागज महंगा है। इसे चीनी भाषा में लुओयांग चिक्वे कहा जाता है। इसमें लुओयांग शहर का नाम है, जो आज मध्य चीन के हेनान प्रांत में स्थित है।
जबकि च का मतलब है कागज और क्वे का अर्थ है महंगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए, इस कहानी का मतलब होता है लुओयांग शहर में कागज का दाम महंगा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानियाँ बेहद पसंद आई होंगी। अगले अंक में फिर होगी आपको मुलाकात ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर पिछले दरवाजे से गुफा में घुस जाता है और रूप बदलकर वहाँ का पूरा जायजा लेता है। उसे पता चल जाता है कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। वह पीछे के उद्यान में जाकर सैनचांग को देख लेता है और उसे बोलता है कि वह दैत्यराज को मारकर सैनचांग को आजाद करा लेगा। पर फिर उसका मन बदल जाता है और वह सैनचांग और साथ ही बंधे एक लकड़हारे को आजाद कराकर ऊंची चट्टान पर सुरक्षित पहुंचा देता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब शूकर ने यह सब सुना तो वह क्रोध से दांत पीसने लगा। उसका संयम का बांध टूट गया और उसने अपने पांचे के एक ही वार से कब्र के टीले को तोड़कर मानव सिर बाहर निकाल लिया और उसे चकनाचूर कर दिया। थांग महाभिक्षु ने पूछा, तुम इसे क्यों पीट रहे हो शूकर? शूकर ने जवाब दिया, गुरुदेव, केवल भगवान ही जानता है कि यह किस परिवार का इंसान है। फिर भी हम इसकी मृत्यु पर शोक मनाते रहे। सैनचांग बोला, इसी की बदौलत तो मैं आज जिंदा हूँ। जब तुम लोगों ने दैत्यों के फाटक पर धावा बोला और मुझे लौटाने की मांग की, तो उन्होंने इसे फेंक कर तुम लोगों को चकमा देने की कोशिश की, वरना वे लोग अब तक मुझे मार डालते। मैं सोचता हूँ कि हमें भिक्षु जनोचित सम्मान के साथ अच्छी तरह से दफना देना चाहिए। जब मूर्ख शूकर ने गुरुदेव को यह कहते हुए सुना तो उसने वह खोपड़ी जिसके हाड़ मांस का मार मार कर भुरता बना दिया गया था फिर से जमीन में गाड़ दी और उस पर कब्र का टीला बना दिया। वानर ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, क्या आप कुछ देर यहाँ आराम करेंगे ताकि मैं राक्षसों का सफाया करने जा सकूं? यह कहकर वह खड़ी चट्टान के नीचे कूद गया, जल स्रोत को पार करके गुफा में घुस गया और थांग महाभिक्षु और लकड़हारे को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सियां उठाकर महाकक्ष में जा पहुंचा। वहां उसने दैत्यराज को, जो अभी भी सो रहा था, हाथ पांव कसकर बांध दिया। फिर उसने अपने दंड से दैत्यराज को उठाकर कंधे पर लटका लिया और उसे पिछले दरवाजे से बाहर ले गया। उसे दूर से आता देखकर शूकर बोला, तुम अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर लेते हो भैया। संतुलन कायम करने के लिए किसी और को क्यों नहीं उठा लाए? वानर ने दैत्यराज को शूकर के सामने रख दिया। शूकर अपना पांचा उठाकर उस पर वार करने ही वाला था कि वानर बोल पड़ा, जरा ठहरो, हम अभी गुफा के अंदर से छोटे दैत्यों को बंदी नहीं बना पाए। शूकर बोला, अपने साथ मुझे भी ले चलो भैया, ताकि मैं भी उन्हें तहस नहस कर दूं। वानर ने जवाब दिया, तहस नहस करना बड़ा तकलीफ दे काम है। सबसे अच्छा ये होगा कि कुछ ईंधन की लकड़ी बटोर कर उनका सफाया कर दिया जाए। जब लकड़हारे ने यह सुना तो वह शूकर को अपने साथ पूरब के एक खड्ड के अंदर ले गया, जहाँ बांस के टूटे सिरे, चीड़ की टहनियां, बेद वृक्षों के खोखले ठूंठ, जड़ों से अलग हुई लताएं, मुरझाई तमरी, पुराने सरकंडे और शहतूत की सूखी टहनियां मौजूद थी। इन सभी को काफी मात्रा में बटोर कर पिछले दरवाजे से अंदर ले जाने के बाद
बाद वानर ने उनमें आग लगा दी और शूकर अपने दोनों कानों से हवा करने लगा। फिर वानर उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को झकझोरा और निद्रा कीटों का रूप धारण करने वाले बालों को वापस अपने शरीर में लगा लिया। जब छोटे दैत्यों की नींद खुली तो वे सब पहले ही आग की चपेट में आ चुके थे। बेचारे दैत्य, उनमें से किसी के भी बचने की संभावना नहीं थी। जब सारी गुफा जलकर भस्म हो गई तो शिष्यगण अपने गुरुदेव के पास लौट गए। जब सांचांग ने यह देखा कि वरिष्ठ दैत्य जाग गया है और जोर जोर से चिल्ला रहा है तो उसने पुकारा, शिष्य, प्रेतात्मा जाग गया है। यह सुनते ही शूकर ने आगे बढ़कर अपने पांचे के एक ही वार से दैत्य राज का काम तमाम कर दिया। अपनी जान गंवाते हुए दैत्यराज अपने असली रूप में लौट आया। वह एक चितक बरा चीता प्रेत था। वानर ने कहा, चितक बरा चीता बाघ को खा सकता है और वह मानव रूप भी धारण कर सकता है। इसको मारने से भविष्य में अनेक गंभीर मुसीबतों की रोकथाम हो सकेगी। श्रद्धेय धर्माध्यक्ष अपना भार न जाने किस प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सका। वह फिर अपने घोड़े पर सवार हो गया। लकड़हारा बोला, महानुभावों, मेरा घर यहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ ज्यादा दूर नहीं है। मैं आपको अपने घर आने का निमंत्रण देता हूँ, जिससे आप मेरी माँ से मिल सके और मैं अपने प्राण बचाने के लिए आपके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त कर सकूं। फिर मैं आप सब महानुभावों को आपके मार्ग पर पहुंचा दूंगा। सांचांग ने प्रसन्नता पूर्वक उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। घोड़े से उतरकर वह अपने तीनों शिष्यों के साथ पैदल ही लकड़हारे के घर की ओर चल पड़ा। अभी वे लोग कुटीर से कुछ ही दूर थे कि उन्हें एक बुढ़िया टहनियों के फाटक का सहारा लिए खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोती बिलखती हुई भगवान से अपने बेटे की सही सलामत लौटने की दुआ मांग रही थी। जैसे ही लकड़हारे ने अपनी माँ को देखा, वह थांग महाभिक्षु को पीछे छोड़कर तेजी से फाटक के पास जा पहुंचा और झुककर प्रणाम करता हुआ बोला, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। उसे गले से लगाते हुए बुढ़िया ने कहा, बेटा, जब तुम कई दिनों तक नहीं लौटे तो मैंने सोचा कि पर्वतराज ने तुम्हें बंदी बना लिया है और मार डाला है। इस बीच मुझे भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ी। अगर तुम जिंदा थे तो पहले क्यों नहीं लौट आए? तुम्हारी बहंगी रस्सियां और कुल्हाड़ी कहाँ है बेटा? लकड़हारे ने झुककर प्रणाम करते हुए कहा, माँ, तुम ठीक कह रही हो। पर्वतराज ने मुझे सचमुच बंदी बना लिया था और एक पेड़ से बांध दिया था। मेरा भाग्य अच्छा था। इन महानुभावों की मदद से मेरी जान बच गई और मैं वहाँ से छुटकारा पा सका। ये लोग पूरब की थांग राज दरबार द्वारा भेजे गए हैं, जो धर्म सूत्रों को लेने के लिए पश्चिमी स्वर्ग जा रहे हैं। इन महानुभाव को भी पर्वतराज ने बंदी बनाकर एक पेड़ से बांध दिया था। इनके तीनों शिष्य विलक्षण तिलिस्मी शक्तियों से लैस हैं। उन्हें प्रबल प्रहार से पर्वतराज को मार डाला है। वह एक चितकबरा चीता प्रेत था। सभी छोटे दैत्यों को जलाकर भस्म करने के बाद उन्होंने पहले इन वरिष्ठ महानुभाव को और फिर मुझे बंधन मुक्त कराया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अगर ये लोग ना होते तो तुम्हारा बेटा सही में अपनी जान गंवा बैठता। अब हमारा पर्वत एक पूरी तरह सुरक्षित जगह बन गया है और मैं वहाँ रात को भी ठीक ढंग से आ जा सकूंगा। यह सुनने के बाद बुढ़िया सांचांग और उसकी शिष्यों का अभिवादन करने हर कदम पर दंडवत प्रणाम करती हुई आगे आई। तब उसने टहनियों का फाटक खोला और उन्हें फूस की कुटिया के अंदर ले जाकर बिठा दिया। इसके बाद माँ बेटी ने असंख्य बार दंडवत प्रणाम करके उनके प्रति आभार व्यक्त किया। फिर झटपट उनके लिए शाकाहारी भोजन तैयार करके अपना धन्यवाद ज्ञापन किया।
शुकर ने लकड़हारे से कहा, भैया, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ बड़ी मुश्किलों का सामना करके जिंदगी बिता रहे हो। हमारे लिए मामूली सा भोजन पकाना काफी होगा। ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। लकड़हारे ने जवाब दिया, महोदय, आपसे क्या छिपाना? हम लोग सचमुच बहुत गरीब हैं। हमारे पास ना तो कुकुरमुत्ता है, ना खुम्बे, ना मिर्च और ना सौंफ है। कुछ जंगली साग सब्जियों के सिवाय हम आपको कुछ नहीं खिला सकते। शुकर बोला, हम तुम्हें ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके खाना तैयार कर लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लकड़हारे ने जवाब दिया, बस अब आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्दी ही एक लंबी मेज और कई कुर्सियां लगा दी गई और जंगली साग सब्जियों के बहुत सारे पकवान परोस दिए गए। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि सांचांग और लकड़हारे को आजाद करवाने के बाद वानर सांचांग और लकड़हारे को लेकर शुकर और भिक्षु रेतात्मा के पास आ गया। सांचांग को देखकर शुकर और भिक्षु रेतात्मा की आंखों में चमक आ गई और वे बहुत खुश हुए। उसके बाद लकड़हारे ने कहा कि वे उसके घर चलकर उसकी माँ से भी मिले। वे सभी मिलकर लकड़हारे के घर जा पहुँचे, जहाँ शाकाहारी भोजन परोसा गया। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब गुरुदेव और उसके शिष्यों ने भर पेट भोजन कर लिया तो उन्होंने चलने की तैयारी कर ली। लकड़हारे को उनसे और ज्यादा रुकने का अनुरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी माँ से कहा कि वह बाहर आकर फिर एक बार उनके सामने झुककर धन्यवाद व्यक्त करे। तब उन्होंने खुद भी दंडवत प्रणाम किया, बेर की लकड़ी का एक डंडा उठा लिया और अपने कपड़ों को कसकर बांधने के बाद उन्हें विदा करने बाहर आ गया। भिक्षु रेतात्मा ने घोड़े की लगाम थाम ली, शुकर ने बहंगी उठा ली और वानर उनके पीछे पीछे चलने लगा। गुरुदेव ने घोड़े की पीठ पर सवार होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भैया लकड़हारे, क्या तुम हमें मुख्य रास्ते तक पहुंचा सकते हो? हम लोग तुमसे वहीं विदा लेंगे। तब वे लोग एक साथ ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लगे, ढलानों पर उतरने लगे, पहाड़ी जल स्रोतों के साथ साथ चलने लगे और घाटियों को पार करने लगे। लकड़हारे ने मुख्य मार्ग पर आकर उनसे विदा ली और जिस मार्ग से आया था उसी से लौट गया। तब गुरुदेव और उसके तीनों शिष्य एक साथ पश्चिम की ओर चल पड़े। सांचांग और उसके तीनों शिष्य ने प्रच्छन्न मेघ पर्वत पर लकड़हारे से विदा ली और मुख्य मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ गए। कई दिन यात्रा करने के बाद अचानक उन्हें अपने से थोड़ी ही दूर एक नगर प्राचीर और खाई से घिरा हुआ शहर दिखाई दिया। सांचांग ने कहा, ओ कौन, क्या सामने जो शहर दिखाई दे रहा है वह भारत में है? वानर ने अपना सिर हिलाकर नकारते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं गुरुदेव, भगवान तथागत पश्चिमी विशुद्ध आनंद लोक में रहते हैं और वह कोई शहर नहीं है। वह एक विशाल पर्वत है जो गृध्रकूट पर्वत कहलाता है। वहाँ वज्र संघाराम के ऊंचे ऊंचे भवन और महाकक्ष है। अगर हम भारत पहुँच भी गए हों तो भी यह तथागत बुद्ध का निवास स्थान नहीं है। यहाँ से गृध्रकूट पर्वत न जाने कितनी दूर है। यह शहर तो शायद भारत का कोई सीमावर्ती जनपद है। पास जाने के बाद मालूम हो सकेगा। जल्दी ही वे लोग शहर के बाहर पहुंच गए। सांचांग तिहरे फाटकों से गुजरकर घोड़े से नीचे उतर गया। वहां उससे देखा लोग एकदम दीनहीन अवस्था में हैं और रास्ते जन शून्य है। जब वे लोग बाजार में पहुंचे तो वहां उन्हें बहुत से सरकारी कर्मचारी दिखाई दिए जो काले कपड़े पहनकर उन अनेक अधिकारियों के दोनों तरफ पंक्ति बांधकर खड़े थे, जिन्होंने अपने पद के अनुरूप टोपी और कमरबंद धारण किए हुए थे और एक भवन के नीचे ओलतियों पर खड़े थे। जब चारों यात्री मार्ग पर उनके करीब पहुंचे तो उन लोगों ने उनका रास्ता नहीं छोड़ा। शुकर ने बड़े रूखेपन के साथ अपनी थूथनी ऊपर उठा ली और जोर से चिल्लाया,
रास्ता छोड़ो, हटो, हमारे रास्ते से हटो। जब लोगों ने चकित होकर उसकी शक्ल और सूरत देखी तो उनके होश हवास उड़ गए और वे गिरते पड़ते जोर से चिल्लाए, प्रेतात्मा, प्रेतात्मा। इससे ओलतियों के नीचे खड़े अधिकारी इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने थर थर कांपते हुए पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? सान चांग ने, जो इस बात से चिंतित था कि कहीं उसके शिष्य कोई मुश्किल न पैदा कर दे, आगे बढ़कर अधिकारियों से कहा, मैं एक भिक्षु हूँ जिसे राजकुल श्रेष्ठ महान थांग सम्राट ने भारत देश स्थित महान वज्र संघाराम में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने और वहाँ से धर्म सूत्रों को लाने के लिए भेजा है। अपनी यात्रा के दौरान हम लोग आपके श्रेष्ठ नगर में पहुँचे हैं, लेकिन हम इस जगह का नाम नहीं जानते और अपने रुकने के लिए अभी तक कोई जगह भी नहीं खोज पाए हैं। इसलिए आपके नगर में घुसते समय हमसे आपके किसी रीति रिवाज की अवहेलना हुई हो तो आशा है आप हमें माफ कर देंगे। यह सुनने के बाद ही अधिकारियों ने शिष्टाचार पूर्वक कहा, यह फंगशेन जनपद है जो भारत की सीमा पर स्थित है। क्योंकि हमारे यहाँ बरसों से सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए हमारे प्रशासक ने हमें यहाँ एक विशिष्ट सूचना लगाने के लिए भेजा है, जिसमें धर्म गुरुओं का आह्वान किया गया है कि वे वर्षा के लिए प्रार्थना करें और यहाँ के लोगों की जान बचा लें। वानर ने पूछा, सूचना कहाँ है? अधिकारी ने जवाब दिया, यहाँ है। तोरण पथ को अभी अभी साफ किया गया है, इसलिए हमने उसे अभी नहीं लगाया है। वानर ने कहा, यहाँ लाइए और मुझे दिखाइए। तब अधिकारियों ने सूचना खोलकर उसे ओलतियों के नीचे लटका दिया। वानर और बाकी लोग उसके पास जाकर पढ़ने लगे। सूचना में लिखा था, महान भारत स्थित फंगशेन जनपद के जनपद प्रशासक शांग कांग ने यह सूचना जागरूक आचार्यों और महान धर्म गुरुओं को आमंत्रित करने के लिए जारी की है। समृद्धशाली सैनिकों व जंगल वाले इस प्रदेश में अनेक सालों से सूखा पड़ा हुआ है। इससे सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की भूमि बर्बाद हो गई है। नदियां सूख गई हैं और नहर नाले जल विहीन हो गए हैं। कुओं में पानी नहीं है और जल स्रोतों ने बहना बंद कर दिया है। धनी लोग कठिनाई से जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि निर्धनों के लिए जीना असंभव हो गया है। एक बोरी गेहूं का मूल्य 100 चांदी के सिक्के है। एक गट्ठर ईंधन की लकड़ी का मूल्य 5 औंस चांदी है। 10 साल की बालिकाएं 3 सेर चावल में बिक रही है। 5 वर्ष के बालक मुफ्त में मिल रहे हैं। क्योंकि नगरवासी सरकारी कानून से डरते हैं, इसलिए वे अपने कपड़े लत्ते गिरवी रखकर जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान खरीद रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश के शोहदे अपने जीवन यापन के लिए लूटपाट कर रहे हैं और आदमियों को मारकर खा रहे हैं। मैं यह सूचना इस उम्मीद में जारी कर रहा हूँ कि सभी तरफ के बुद्धिमान और समर्थ व्यक्ति वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे और इस तरह लोगों की जान बचा लेंगे। उनकी इस दयालुता के लिए उन्हें 1000 चांदी के सिक्के पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यह कोई झूठा वादा नहीं है। जो लोग इस कार्य को संपन्न करना चाहते हो, वे सूचना जारी करने वाले से संपर्क करें। इस सूचना को पढ़ने के बाद वानर ने अधिकारियों से पूछा, यह शांगक्वान क्या होता है? उन्होंने जवाब दिया, शांगक्वान हमारे जनपद प्रशासक का कुल नाम है। वानर ने हंसकर कहा, यह कुल नाम बहुत कम सुनने में आता है। शूकर बोला, भैया तुम्हें क्या मालूम, तुमने पढ़ना लिखना कभी सीखा ही नहीं। 100 कुल नाम नामक पुस्तक के अंत में ओयांग और शांगक्वान का उल्लेख मिलता है। सान चांग ने कहा, शिष्यों, ये फजूल की बातें बंद करो। अगर तुम में से कोई वर्षा के लिए प्रार्थना करना जानता हो तो यहाँ के लोगों के लिए सामयिक वर्षा कराने का प्रयास करो और उन्हें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ। यह सचमुच एक बहुत ही नेक काम होगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो हमें जरा भी वक्त बर्बाद किए बिना यहाँ से आगे चल देना चाहिए। वानर बोला, वर्षा के लिए प्रार्थना करना कौन सा मुश्किल काम है। मैं नदियों को उलट सकता हूँ, सागरों में हलचल पैदा कर सकता हूँ, सितारों और नक्षत्र मंडलों को हिला सकता हूँ,
आसमान को ठोकर मार सकता हूँ, कुओं के पानी को समेट सकता हूँ, अपनी सांसों से धुंध और बादल छोड़ सकता हूँ, पर्वत को उठा सकता हूँ, चंद्रमा को हाँक सकता हूँ और पवन और वर्षा का आह्वान कर सकता हूँ। यह सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये जना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान की नमस्ते। श्रोताओं को राकेश वत्स की भी नमस्ते। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我想订去西安的往返机票。 मैं सियान तक आने जाने की विमान टिकट बुक करना चाहता हूँ। 有打折的票吗？ क्या डिस्काउंट टिकट है? 行李托运吗？ क्या सामान बुक कराना है? 我想要一个靠窗的座位。 मैं खिड़की के नजदीक की सीट चाहता हूँ। 我找不到行李了。 मैं अपना सामान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। पिछले पाठ में हमने शंघाई जाने की रेल टिकट बुक करने का ये वाक्य सीखा था। 有11号去上海的火车票吗? क्या 11 तारीख को शंघाई जाने की रेल टिकट है? 有11号去上海的火车票吗? अगली बार मैं एक अन्य मशहूर शहर सियान जाना चाहता हूँ। मैं सियान तक आने जाने की टिकट बुक कराना चाहता हूँ। शाओथांग जी, इसे चीनी में किस तरह कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 我想订去西安的往返机票। मैं सियान तक आने जाने की विमान टिकट बुक करना चाहती हूँ। 我想订去西安的往返机票。 मैं सियान तक आने जाने की विमान टिकट बुक करना चाहता हूँ। 我想 मैं चाहती हूँ। 我想 订 बुक करना, 订 去 जाना, 去 सीआन सीआन शहर। सीआन चीन की 4 प्राचीन राजधानियों में से एक है और दुनिया का जाना माना ऐतिहासिक व सांस्कृतिक शहर भी है। वह पश्चिमी चीन का एक सबसे प्रबल समग्र शक्तिशाली शहर है। सियान 往返 आना जाना, 往返 机票 विमान टिकट। 机票。 我想订去西安的往返机票。 मैं सीआन तक आने जाने की विमान टिकट बुक करना चाहती हूँ। 我想订去西安的往返机票。 आए अब सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 我想订去西安的往返票。你想订哪天的？ 14号的。 शाओथांग जी, क्या
आप मुझे बता सकती हैं कि चीनी में डिस्काउंट टिकट के बारे में किस तरह पूछा जा सकता है? हाँ जरूर, आप कह सकते हैं 有打折的票吗? क्या डिस्काउंट टिकट है? 有打折的票吗? 有 होना, 有打折 डिस्काउंट 打折 的विवेक शब्द 的 票 टिकट 票 मा प्रश्नवाचक शब्द 吗? 有打折的票吗? क्या डिस्काउंट टिकट है? 有打折的票吗? आए अब सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत 有打折的票吗?有，可以打8折。 मैं जब हवाई अड्डे पर विमान में प्रवेश करने से पहले जांच की प्रक्रिया से गुजर रहा था तो उन्होंने लगता है मुझसे सामान के बारे में पूछा था। मैंने शिंगली सामान जैसा शब्द सुना था। हाँ, आपने ठीक सुना। क्या उन्होंने 行李托运吗 कहा था? हाँ, शिंगली तो युन मा, इसका क्या अर्थ है? 行李托运吗 इसका अर्थ है क्या सामान बुक कराना है? शिंगली तो युन मा, 行李 सामान, शिंगली 托运 बुक करना, तो युन मा प्रश्नवाचक शब्द। मा, 行李托运吗 क्या सामान बुक कराना है? शिंगली तो युन मा। आए अब सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत 行李托运吗？不用托运 शाओचांग जी, मैं खिड़की के नजदीक की सीट चाहता हूँ। इसे चीनी में कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 我想要一个靠窗的座位 मैं खिड़की के नजदीक की सीट चाहती हूँ। 我想要一个靠窗的座位。我想要 मैं चाहती हूँ 我想要 मैं चाहता हूँ 一个 एक 一个 靠窗的 खिड़की के नजदीक वाली 靠窗的座位 सीट 座位。我想要一个靠窗的座位 मैं खिड़की के नजदीक की सीट चाहती हूँ। 我想要一个靠窗的座位。 आपको याद होगा कि ये वाक्य एक विशेष प्रकार का वाक्य है जिसमें वो यानी कि मैं के बाद क्रिया लगाकर लक्ष्य बताया जाता है। जैसे 想要 का मतलब है चाहना। मैं समझ गया। मैं चाहता हूँ के बाद संज्ञा लगाकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ का मतलब व्यक्त कर सकता हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। जैसे 我想要个苹果 मैं एक सेब चाहती हूँ। 我想要个苹果 मैं एक सेब चाहता हूँ। आए अब सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत 我想要一个靠窗的座位可以。 शाओचांग जी, मैं अपना सामान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। सज जल्दी से हवाई अड्डे के कार्यकर्ता से पूछें। उन्हें बता दें कि 我找不到行李了 मैं अपना सामान नहीं ढूंढ पा रही हूँ। 我找不到行李了。 我 यानी कि मैं 我 找不到 ढूंढ नहीं पा रही हूँ। 找不到 行李 सामान 行李 ल भूतकाल के लिए। 了。 आए अब सुने आज के पाठ की पांचवी बातचीत 我找不到行李了。您不要着急，我来帮你。 अब सुने आज के पाठ की सारी बातचीत। बातचीत एक 我想订去西安的往返票 您想订哪天的？ 14号的。बातचीत दो 有打折的票吗？有，可以打8折。 बातचीत तीन 行李托运吗？ 不用托运。बातचीत चार 我想要一个靠窗的座位。可以。 बातचीत पाँच 我找不到行李了。 您不要着急，我来帮你。 ये थी आज की सारी बातचीत। आशा है आपने इन वाक्यों को सीख लिया होगा। पाठ के अंत में आए वेतुंग भाई से चीनी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लें। चीनी लोग टेलीफोन करते समय आमतौर पर वे शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वे अंग्रेजी के हेलो के बराबर है। मिसाल के लिए वे 你是谁 यानी कि आप कौन हैं, या 你找谁 यानी कि आप किससे बात करना चाहते हैं। अंग्रेजी में टेलीफोन पर की जाने वाली ये बातचीत रोजमर्रा की बातचीत से बहुत अलग होती है। पश्चिमी लोग टेलीफोन उठाते ही आमतौर पर पहले अपना टेलीफोन नंबर या अपना दफ्तर का नाम बताते हैं, जैसे कि हेलो मैं जॉन बोल रहा हूँ, या तो हेलो 52164768 मैं जिम हूँ। अन्य दिलचस्प बात यह है कि चीनी लोग नंबर 1 को फोन पर ही नहीं कहते बल्कि यो कहते हैं। यह चीनी सेना में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। संदेश में शब्दों को ऐसे बोला जाता है कि वे आसानी से समझ आ जाए और कोई चूक न हो।
अर्थात इसका मुख्य मकसद यह है कि कई भाषाओं के समान उच्चारण की स्थिति में कहीं समझने में गलती न हो जाए। अच्छा दोस्तों, आज का पाठ ये हिंदी तक। अच्छा, अब राकेश वत्स और शादाम को आज्ञा दे, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।